आपके संकल्प बैच में। आप ऑलरेडी 6 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं आपके ABFM सब्जेक्ट की, जहां मॉड्यूल ए तो खत्म कर चुके हैं। आज हम मॉड्यूल बी के साथ शुरू करने चल रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मॉड्यूल बी। फर्स्ट यूनिट है, बेसिकली यूनिट इन ओवरऑल यूनिट 7 है ना। वैसे फर्स्ट यूनिट है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ। आई होप अभी तक आपने सारी क्लासेस अटेंड करी होंगी, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपका आता है तो आप हमारे से बेझिझक कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी पर्सनली ऑन अ टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है दिशा मैम। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है दिशा मैम, ब्रैकेट में JIB CIB। मैं इसका स्कैनर लास्ट में कंटेंट में दे दूंगी आपको, है ना। आप यूज करके ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहाँ पर जस्ट यू हैव टू टैग मी एंड आस्क मी योर क्वेश्चन। ठीक जी, चलिए, और कमेंट में तो आप बात कर ही सकते हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। MCQ ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इक्विटी शेयर्स हैव अ या एन अनलिमिटेड लाइफ एंड वोटिंग राइट्स एंड रिसीव डिविडेंड्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास अनलिमिटेड लाइफ है, वोटिंग राइट्स है, डिविडेंड्स भी रिसीव करते हैं। ठीक है, लिमिटेड लाइफ है, वोटिंग राइट्स नहीं है, डिविडेंड भी नहीं मिलते, तो गलत बात लिख रही है। लिमिटेड लाइफ है, वोटिंग राइट्स हैं, और डिविडेंड भी रिसीव करते हैं, ये बात दोनों तो सही है। लिमिटेड लाइफ सोचिए ध्यान से, ओनरशिप होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। अनलिमिटेड लाइफ है, वोटिंग राइट्स हैं, बट डिविडेंड नहीं मिलते। अरे भैया शेयर ही नहीं मिलेगा प्रॉफिट में, तो हम क्यों रहेंगे। आंसर साफ साफ दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, द आंसर इज 1। क्योंकि देखिए, जब इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करते हैं, मान लेते हैं आपने रिलायंस इंडिया लिमिटेड का शेयर खरीदा। ठीक है, जब आपने शेयर खरीदा, इक्विटी शेयर खरीदा, तो आपने हिस्सेदारी, आपकी ओनरशिप हो गई इस कंपनी के अंदर, है ना। जैसे ही आपने लिख लिया, आपके इस कंपनी के अंदर ओनरशिप होगी उतने शेयर के लिए जितना शेयर आपने खरीदा है, जिससे आपको मिलती है वोटिंग राइट भी, जिससे मिल जाता है आपको कंट्रोल, है ना। आपको डिविडेंड भी मिलता है, और जब तक अनलिमिटेड लाइफ के लिए आपको इक्विटी शेयर होल्डिंग हो, एज एन इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास अनलिमिटेड लाइफ रहती है। बिजनेस से आप कोई निकाल नहीं सकते, आपका खुद का बिजनेस है ना, क्योंकि आपने शेयर ले लिया है उसमें। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू ऑन द स्क्रीन। Let's go to question number 2, bankers. Question number 2 क्या बोल रहा है? External sources of finance do not include. एक्सटर्नल सोर्स मतलब जैसे मान लेते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसे, देखिए बिजनेस के लिए पैसे लगता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, हम समझते हैं। आप कोई बिजनेस खोले, एक अंडे की रेडी खोल ले, ठेला लगा ले, या फिर रिलायंस इंडिया लिमिटेड खोल ले, पैसे लगेंगे, है ना। अब कुछ पैसे बाहर से आते हैं जिसे हम एक्सटर्नल बोलते हैं, कुछ पैसे अंदर से ही ले लेते हैं, जैसे बिजनेसमैन का खुद का पैसा, या जो पैसा लगाया था उस पैसे से कुछ कमाया, मान लेते हैं आपने 100 रुपए लगाए थे, 120 रुपए कमा लिए, तो ये 20 रुपए में से 10 रुपए रखे, 10 रुपए वापस डाल दिए, इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, है ना। अब कुछ पैसे आप बाहर से लाते हैं, कुछ पैसे अंदर से यूज कर लेते हैं अपने सेविंग्स में से, अपने रिटेन अर्निंग में बैलेंस शीट में आप बनाते होंगे, है ना। जैसे आपने शेयर्स लिखा, फिर अपने रिटेन सरप्लस, रिटेन अर्निंग में सरप्लस भी रखे, कुछ प्रॉफिट्स आपके पास रखे थे वो अपने डाल दिए, ठीक है ना। अब कुछ पैसे एक्सटर्नल है, कुछ इंटरनल है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो ये पैसे कौन से नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स में नहीं आता है। डिबेंचर आप बाहर से लेते हैं, ये तो एक्सटर्नल है। रिटेन अर्निंग देखिए मैंने अभी आपको समझाया है, ये अंदर वाला पैसा है ना। ओवरड्राफ्ट बाहर से आते हैं, लीजिंग भी बाहर से आती है, क्या बाहर से नहीं आता है, एक्सटर्नल सोर्स नहीं है दोस्तों, है ना। इट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स बिजनेस के अंदर वाला पैसा ही है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। preference shares must pay dividends, okay, have limited voting rights, okay, are not part of company share capital, okay, are eligible for interest। क्या है प्रेफरेंस शेयर? देखिए हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हमारे पास डिबेंचर्स हैं, और हमारे पास अनसिक्योर्ड और बाकी लोन हो सकते हैं,
बाकी लोन हो सकते हैं ना, जहाँ से हम पैसे लेकर आते हैं। पैसे लाने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर में से एक है। प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस मिलती है इक्विटी से ज़्यादा, मतलब जब पैसे कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है तो पहले प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस मिलती है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग में डिविडेंड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड रहता है, तो रिस्क कम रहती है। यहाँ पर रिस्क कम है इसलिए इश्क भी कम है। ऐसे में ना, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क इक्विटी में सबसे ज्यादा इसलिए इश्क भी वहाँ सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी वहीं होता है। अब मैं बात करती हूँ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स लिमिटेड रहती है, लिमिटेड वोटिंग राइट्स होती है। एम आई क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट, मैकमिलन से क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए और ये इंपॉर्टेंट है। Okay, let's go to question number 4. Question number 4 for you on the screen. A debenture issued for a period of 10 years is long-term loan. Cannot be issued as secured instruments is a short-term loan. ये तो गलत बात है, short term तो 1 साल से नीचे होता है। Receive dividend payment, dividend नहीं मिलती debentures पे, debentures पे तो interest मिलता है, debentures पे interest मिलता है, ठीक है, और शेयर्स पे मिलता है डिविडेंड। तो ये तो आंसर नहीं है, या तो आंसर ए है या तो बी है। कैन नॉट बी इशूड एज सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म लोन है, इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन। 10 साल है भैया, 10 साल है। देखिए मैं आपको इन जनरल बताती हूँ, जो पैसे है ना, पैसे कैसे भी आ सकते हैं। मोटा मोटा बोला जाए तो या तो ओनर्स फंड होंगे या फिर बोरोड फंड होंगे, है ना। ओनर्स फंड को बोलेंगे एक तरीके से जैसे आपके शेयर्स हो गए या रिटेन अर्निंग हो गई, ओके। और बोरोड फंड मतलब जो आपने लिए हैं और वापस देने हैं, जो आपने लिए हैं और वापस देने हैं फ्यूचर में, जैसे कि किसी तरीके का लोन हो गया, कोई डिबेंचर्स हो गए, है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से आपने इश्यू किया जो जिसके थ्रू, जिसको एक्नॉलेजमेंट की तरह दिया और पैसे ले लिए, वापस देने होंगे। बोरो कर रहे हो आप पैसे, है ना। तो अभी जब बोरो करते हो या इन जनरल भी, ओनर्स फंड तो खैर लॉन्ग शॉर्ट और मतलब लॉन्ग या शॉर्ट या मीडियम में नहीं होगा। अगर मैं बोरोड फंड बोलती हूँ तो ये किस तरीके से जाएगा, अगर 1 साल से कम है तो शॉर्ट है, 1 से ज्यादा है और 5 से कम है तो मीडियम है, और जैसे ही 5 से ज्यादा हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। एंड आंसर हेयर, क्योंकि 10 से ज्यादा है, इस 5 से ज्यादा है, 10 है, इसलिए आंसर इज लॉन्ग टर्म लोन। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, let's go to question number 5. Perpetual debt capital refers to, perpetual debt क्या है? Funds raised to sale of shares. Funds raised by borrowing need not be repaid. जो पैसे वापस नहीं देने हैं, डेट है, डेट तो वापस देना पड़ेगा। फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल या इन्वेंट्री लोन्स। परपेचुअल डेट्स क्या है? परपेचुअल डेट है जो पैसे बोरो तो करे हैं बट नीड नॉट बी रिपेड, हो सकता है फ्यूचर में उसे कन्वर्ट कर लिया जाए, हो सकता है उसको इस डेट को 5 इयर्स तक वो डेट रहे और फिर बाद में वो इक्विटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर। perpetual debt capital, funds raised by borrowing that need not be repaid. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिबेंचर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फिक्स कैपिटल ऑफ द कंपनी, परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑफ द कंपनी या लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो पैसे उधार पे लिए हैं, मतलब कंपनी पैसे ले रही है आपसे, लोगों से पैसे ले रही है एक वादा करके कि हम आपके पैसे वापस दे देंगे, वो वादा जो है वो डिबेंचर के फॉर्म में दे रही है। तो ये जो पैसे वापस देने का वादा कर रही है ना, डेट वापस चुकाने का वादा कर रही है, ये क्या है? ये लोन ही तो हुआ ना दोस्तों, व्हाट विल इट बी? लोन ही तो हुआ।
तो हम क्या बोलेंगे, डिबेंचर्स क्या है, लोन कैपिटल है किसी कंपनी का, इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर है दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग करंट असेट इज एन एग्जांपल ऑफ। करंट असेट्स क्या होते हैं, जैसे अपन की बैलेंस शीट है, अपन की जैसे बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में इधर आपके असेट्स आते हैं, असेट्स में यहाँ पे आपके फिक्स असेट्स आते हैं, फिक्स असेट्स में से आप डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, अगर गुडविल जैसी चीज़ है तो उसमें अमोर्टाइजेशन आ जाएगा, फिर आपके फिक्स असेट बाहर आ जाते हैं। फिर करंट असेट के बारे में बात करती हूँ, करंट असेट में क्या क्या आता है, आपके स्टॉक आ जाता है, कैश आ जाता है, कैश इन हैंड आ जाता है, कैश एट बैंक आ जाता है, दोनों ही आ जाता है, कैश एट हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। फिर कैश इन्वेंट्री आ जाती है, रिसेवेबल्स आ जाते हैं, किसी से पैसे दे रखे हैं, किसी से पैसे लेने हैं, आपके डेटर्स, आपके डेटर्स आ जाते हैं, है ना। ये बोल रहे हैं, अब हम करंट असेट के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन, फंड्स रिसीव्ड फॉर परचेजिंग करंट असेट इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, या लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या है कि आप सामान को खरीदने, मतलब मशीनरी को खरीदने के लिए लीज आउट कर रहे हैं, एक तरीके से रेंट पे ले रहे हैं ना। फिर बात कर रहे हैं प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स मतलब मान लेते हैं आपने 100 रुपये कमाए थे, उस 100 रुपये में से 20 रुपये रख लिए और 80 रुपये का डिविडेंड दे दिया। जो ये पैसे रख लिए हैं, जो पैसे रख लिए हैं, ये अपने प्रॉफिट में से प्लाउ बैक कर रहे हैं, और इसी को रिटेन अर्निंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, रिटेन अर्निंग। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, फिक्स कैपिटल तो ये ऊपर आया, फिक्स एसेट। करंट असेट्स में जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, बिजनेस को चलाने के खर्चे हैं, इसलिए उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या ये बातें आपके दिल में उतर रही हैं दोस्तों? अगर उतर रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइए। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इंटरनल सोर्स of capital are those that are generated through outsiders as such as supplier. inside और outside ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, गलत बात है। जनरेटेड थ्रू लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, बाहर से आ रहे हैं, फिर से इंटरनल तो नहीं है, ये भी नहीं है। जनरेटेड थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स, ये भी नहीं है। जनरेटेड विद इन द बिजनेस, ऑफ कोर्स बिजनेस के अंदर से पैसे आ रहे हैं, इंटरनल है, इट विल बी रिटेन्ड, इट विल बी जनरेटेड विद इन द बिजनेस। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करूंगी, है ना, एक चार्ट शेयर करूंगी जहां पे आपको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस पता चल पाएंगे। ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना। तो टेलीग्राम पे जाते ही लिखिए दिशा मैम, या फिर स्कैनर में लास्ट में दिखाने वाली हूँ, उसे स्कैन करके डाउन फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं ये चार्ट आपके साथ दूंगी, ये चार्ट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, आपको पूरा सोर्स ऑफ बिजनेस फिनेंस एक जगह याद हो जाएगा। ओके, आप एक दो बार देखेंगे एग्जाम से पहले, यू विल बी इन अ गुड सिचुएशन टू टेक टू कैपिटलाइज दैट रिसोर्स, दैट चार्ट, जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फिनेंस? बिजनेस फिनेंस से आप क्या मतलब करते हैं? It is the requirement of funds by business to carry out various activities. Okay, it is the requirement of profit by business to carry out its various activities. It is the requirement of liabilities by business to carry out its various activities. It is the requirement of customers by business to carry out its various activities. पैसे हैं बिजनेस फिनेंस, तो सिंपल बात, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा है, जो पैसे हैं, उसी को बिजनेस फिनेंस बोलेंगे। जैसे इंसान के लिए खून होता है ना, वैसे बिजनेस के लिए पैसा होता है। जैसे खून चलता रहता है तो बिजनेस चलता, इंसान चलता रहता है, ऐसे मनी चलती रहती है तो बिजनेस भी चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे मैनेजमेंट गुरुज, हमारे फाइनेंशियल गुरुज बोलते हैं, लाइक ब्लड इज फॉर ह्यूमन, money is for business. Okay, let's go to question number 10. 10वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर।
At which stage does the need for finance arise in business? एक ऐसा क्वेश्चन है, कहाँ पे पैसों की रिक्वायरमेंट लगती है बिजनेस में, कहाँ नहीं लगती है दोस्तों, कहाँ नहीं लगती है? फॉर कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है लगते हैं। ड्यूरिंग परचेज ऑफ असेट्स, लगते हैं। एज सून एज एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाँ जी लगते हैं। सभी जगह लगता है पैसा, तो कहाँ नहीं लगता है? पैसा तो हर जगह लगता है। ऐसा है सबसे बड़ा पैसा है। सही बात है कि नहीं बात है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा है सबसे बड़ा पैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। प्राइवेट इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज, प्राइवेट इक्विटी को क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, पेशेंस कैपिटल बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल बोलते हैं, या शॉर्ट टर्म कैपिटल बोलते हैं। प्राइवेट इक्विटी को हम दोस्तों पेशेंस कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि आज पैसे डाले हैं, हो सकता है इमीडिएटली ना आए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आए, तो पेशेंटली पैसे डाल दिए, धीरे धीरे ह्यूज रिटर्न के साथ पैसे आएंगे, इस कारण से इसको पेशेंस कैपिटल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन द स्क्रीन। Okay, let's go to question number 12. I think this one is the last one. Let's see. If the credit is extended by one trader to another for the purchase of goods and services is called. ये भी एक तरीके से सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हुआ, जहां पर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान दे रहा है उधार पर, ठीक है, और बाद में पैसे मिलने वाले हैं, बाद में पैसे देंगे। गुड्स तो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर दी है, तो ये क्या हो गया? ट्रेड क्रेडिट हो गया, लोन हो गया, डेट हो गया कि असेट हो गया। जब पैसे सामान उधार पे दिया जा रहा है तो ये है आपका बिजनेस करने के लिए क्रेडिट, तो ये हुआ ट्रेड क्रेडिट। ऑफ कोर्स आपकी क्रेडिट वर्दीनेस एटसेट्रा पे डिपेंड करेगा। अगर आप ऐसे जने हो क्या सामान मेरे से उधार लिया और कल भग गए, मैं तू कौन और मैं खाम खाम, ऐसे जने को पैसे उधार पे सामान नहीं दिया जाता है। ठीक जी, नहीं, वी हैव सम मोर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ बिजनेस कैन जनरेट फंड्स इंटरनली बाय, इंटरनली कैसे पैसे ले सकता है? एक्सेलरेटिंग कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स, जो पैसे आ रहे हैं रिसीवेबल्स हैं उनको जोड़ रहे हैं, साथ में एक्सेलरेट कर रहे हैं। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ओके। डिस्पोजिंग ऑफ सरप्लस इन्वेंट्रीज, जो फालतू सामान रखा हुआ है आपने उसको डिस्पोज कर दिया, है ना, फालतू इन्वेंट्री रखी हुई, तो आप इन सभी तरीके से पैसे इंटरनली ज्वाइन, मतलब बिजनेस के अंदर से ही पैसे लेकर आ सकते हैं। सही बात है कि नहीं? इंटरनली आप पैसे लाना चाह रहे हैं, इन सभी तरीके से ला सकते हैं। ओके, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हम कर रहे हैं आपके ABFM की तैयारी, पेपर नंबर 3 फॉर योर CAIIB एग्जामिनेशन। पेपर 3 कर रहे हैं ABFM। आज हम टोटल 8th क्लास पे हैं। मॉड्यूल B शुरू किया था लास्ट सेशन के अंदर, जहां पे हमने यूनिट 7 को देखा था। आज हम यूनिट 8 करने चल रहे हैं। वैसे मॉड्यूल B की सेकेंड यूनिट है, बट ओवरऑल यूनिट जो आज हम करने चल रहे हैं वो है यूनिट 8, जहां पर फिनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेजेस को समझेंगे। यहां से आज हम 5, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ये सारे क्वेश्चन जो आज मैं करने वाली हूँ, अगर आप, सेशन बहुत लंबा नहीं होगा, 15-20 मिनट के अंदर हमें पूरा सेशन को, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से अपने दिल में उतार लेंगे। बट अगर आपने मेरे साथ 15-20 मिनट्स अगर ढंग से दिए तो आई एम 100% श्योर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है, बनता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं आज आपको मैकमिलन की किताब से करा रही हूँ, जो हमारे IIBF द्वारा ही पब्लिश करी गई है ना। तो मेरे को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ताकि आप जो है अच्छे से क्वेश्चंस को समझ पाए, और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, उनके आंसर्स तक किस तरीके से पूछना है, वो भी समझ के अच्छे से अपने दिल में उतार पाए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको दिया गया है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स, पीवी रेशियो, और आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क निकालना है। अगर मैं ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला बताऊं दोस्तों,
तो वो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, है ना। अब ये कैसे निकाल सकते हैं अपन, एक नॉर्मल सिंपल सा चार्ट है जो अपन को याद करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू EBIT। आपको बस ये याद करना है और आप इनके आगे आगे फॉर्मूले में फिगर्स डालनी है एंड दैट इज प्रीटी मच इट। ठीक, अब अपन को सेल्स दे रखा है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपीज, ये सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे को वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है बट अपन को पीवी रेशियो दिया हुआ है, तो दे रखा है पीवी रेशियो 40%, तो 40% ऑफ 1,00,000 इक्वल्स टू 40,000, तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 6,00,000 रुपए, सॉरी 60,000 रुपए। कंट्रीब्यूशन इज व्हाट, 60,000 रुपीज, ठीक जी। अब फिक्स कॉस्ट दे रखा है 20,000 रुपए, पीवी रेशियो अपन को कितना दिया हुआ है 40%, ओके 40% पीवी रेशियो दिया हुआ है तो ये 60,000 रहेगा। गाइस गिव मी अ मोमेंट, पीवी रेशियो कितना दिया हुआ है 40%, तो ये इसका 60% ऑफ 6,00,000 निकालेंगे आप, ये आपको पीवी रेशियो प्रोवाइड कर रखा है। 60% ऑफ 1,00,000 इक्वल्स टू 60,000 रुपीज, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 40,000 रुपीज। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 40,000, ये आपका आ गया 1, यहाँ पर 40,000 ऊपर लगा देंगे हम, ओके। फिक्स कॉस्ट दे रखा है आपको 20,000 रुपए, तो EBIT कितना हो जाएगा 20,000 रुपीज, ये आपका सेकंड आ गया। 1 डिवाइड बाय 2, आंसर कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर 2, 2 will be the right answer. The degree of operating leverage will be 2. Answer will be A in here. समझ पा रहे हैं, how did the answer come? सिंपल सा ऑपरेटिंग लेवरेज का सिंपल फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो EBIT आ जाता है। क्योंकि हमें वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी हुई थी बट 40% पीवी रेशियो दे रखा था, तो 40% पीवी रेशियो है, इसका मतलब 60% ऑफ सेल्स निकालेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और हमने 60% निकाल दिया। सेल्स का 1,00,000 का 60% इज 60,000, 40,000 आया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करिए जो कि फॉर्मूला आपके कंटेंट में ऑप्शन में न्यूमेरिकल में ही मेंशन करी हुई थी, आपका EBIT आ गया, आपने इसको इसके साथ डिवाइड किया और आंसर आ गया। ठीक जी, आई होप इट इज ऑल क्लियर टू एवरीबॉडी। चलते हैं आगे, यहां तक किसी को कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? गाइज एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू आस्क, दिस विल बी अ गुड टाइम टू आस्क मी योर क्वेश्चंस। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है किसी को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। आई होप यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस को चलाने का खर्चा, जो नॉर्मल बिजनेस को चलाने का खर्चा वर्किंग कैपिटल से चलता है ना, और बिजनेस में जो रिस्क होती है उसी को ऑपरेटिंग रिस्क बोलते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज। अभी हमने फॉर्मूला देखा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT से हम निकाल लेते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। जस्ट अभी पीछे वाला क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे देखा था ना कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, तो यही फॉर्मूला है, यही आंसर होने वाला है। आंसर विल बी A इन हियर। गाइस यहाँ से बहुत हाई चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन बनने की, है ना। फॉर्मूला अपन को याद करना ही करना है, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ फॉर्मूले में आपको वो वैल्यूज डालनी होती है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना होता है, ठीक है।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल लेवरेज पे। देखिए पीछे वाला क्वेश्चन किस पे था, पीछे वाला क्वेश्चन था अपन के पास ऑपरेटिंग लेवरेज पे, ये अपन ने ऑपरेटिंग लेवरेज पे क्वेश्चन देखा। अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं फाइनेंशियल लेवरेज पर। फाइनेंशियल लेवरेज का एक सिंपल फॉर्मूला है। क्या है फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला? फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है ही डिवाइड है, जैसे हमने कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी देखा था आपका ऑपरेटिंग लेवरेज, है ना। यहाँ पर हम ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी से निकाल देते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो आंसर है बी टू दिस क्वेश्चन। मतलब अर्निंग जो हमने पीछे देखा था ना, हमने कैसे बोलता, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाता है, इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं, उसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है, या इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर मैं आपको एक सिंपल तरीका याद करने का सिखाऊं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तो कंट्रीब्यूशन आया, यहाँ से फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया, पहले इंटरेस्ट माइनस किया तो ईबीटी आ गया, फिर टैक्स माइनस करा तो अर्निंग यहाँ पे पहले बिफोर था अब आफ्टर बन गया, इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। जब भी हमें हमारे को फाइनेंशियल लेवरेज निकालनी है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस होने वाला है, 1 डिवाइड बाय 2 होने वाला है। क्या होने वाला है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, क्योंकि ये ऑप्शन हमारे को बी में दिख रहा है इसलिए आंसर होने वाला है बी टू क्वेश्चन नंबर 3। अब हो सकता है कोई न्यूमेरिकल दे दे, वहां पे बोल दिया जाए आपसे कि आपको सेल्स दे रखी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको सेल दे रखी है 1 लाख रुपए, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट लेट्स से पिछले वाला क्वेश्चन का ही ले लेते हैं 60,000 रुपए, तो आपका 40,000 रुपीज आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से लेट्स से फॉर एग्जांपल फिक्स्ड कॉस्ट आपको पीछे वाले क्वेश्चन का ही देख लेते हैं, 20,000 दे रखा है, तो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 20,000। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रखा है 1 लाख रुपए पे, ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट माइनस किया, 1 लाख का 10% इज 10,000, यहां से मैंने कैलकुलेट कर लिया तो ये हो जाएगा 10,000, इसमें से लेट्स से फॉर एग्जांपल 30% के हिसाब से टैक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है लेट्स से, है ना, हम सिर्फ हम एक फॉर्मूले में डालने की कोशिश कर रहे हैं 30%, तो 10,000 का 30% इज 3,000, तो ये हो जाएगा 7,000 आंसर। समझ में आ रही है आपको? आई होप आपको समझ में आई। मैं थोड़ा सा ऊंचा करती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ से, यू आर नॉट एबल टू सी। मैं थोड़ा सा ना इसको स्क्रीन को अप करती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, जस्ट अ मोमेंट। दिख रहा है? आई होप अब दिख रहा है आपको अच्छे से। किसी का कोई प्रश्न, कोई सवाल, कोई भी क्वेश्चन? ये तो मैंने लेट से करके किया था, बट अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल जो है हमारे को मैकमिलन ने दिया हुआ है, इसको 5th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बेस्ट इंडिकेट क्या करता है बिजनेस की रिस्क को? ऑपरेटिंग लेवरेज जो बिजनेस के अंदर रिस्क होती है, फाइनेंशियल लेवरेज जो फाइनेंस की रिस्क होती है, या दोनों का कंबाइंड लेवरेज, मतलब जब दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हम बिजनेस, मैंने आपको फर्स्ट जब क्वेश्चन किया था तो मैंने बोला था बिजनेस को चलाने का खर्चा वर्किंग से होता है, ऑपरेटिंग से होता है ना, तो किस क्या ही हो जाएगा सही आंसर? कंबाइंड से ल्योर मत हो जाना, कंबाइंड पढ़ते ही आंसर वही हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे ही आप बिजनेस पढ़ेंगे आंसर ऑपरेटिंग आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात जस्ट मैंने भी आपको बताई है
किसी का कोई प्रश्न, कोई सवाल, एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू आस्क, प्लीज गो अहेड, आस्क मी योर क्वेश्चन। किसी का भी कोई भी प्रश्न सवाल है तो प्लीज पूछिए। ठीक जी, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, आपको कंबाइंड लेवरेज निकालना है। अभी तक हमने कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, निकाल लेते हैं। कंबाइंड लेवरेज क्या है? फिनेंशियल लेवरेज इनटू ऑपरेटिंग लेवरेज, इनटू इनटू है तो पहले ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू मल्टीप्लाई है, 1 into 2 या 2 into 1 एक ही बात है ना। ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फिनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, है ना। और फिनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया तो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला आ गया आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था किस तरीके से निकालते हैं अपन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो आता है ईबीटी, ईबीआईटी सॉरी, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स, है ना। और अपन को ये दोनों ही चीज चाहिए। क्या क्या चीज चाहिए अपन को? अपन को क्या क्या चीज चाहिए दोस्तों? अपन को चाहिए एक तो कंट्रीब्यूशन चाहिए, दिस इज फर्स्ट, और अपन को ये चाहिए। अगर हमारे को ये निकल गया तो आप बस फॉर्मूले में डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक, चलिए पहले सेल्स बताते हैं। सेल्स कितनी बता रखी है? 20 लाख रुपए। ठीक, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 40%। तो 20 लाख का 40%, यहाँ पे पीवी रेशियो नहीं दे रखा है कि हम जो दे रखा होगा उसमें से माइनस करके निकालेंगे। हमारे को डायरेक्टली बताया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, 40%। तो 20 लाख का 40% इज इक्वल टू 8 लाख रुपीज। आपको बेसिक कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होता है, आप कैलकुलेटर लेकर जाएंगे। ठीक, अब करते हैं, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 लाख रुपए। ठीक, अब फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है? 10 लाख रुपए। ये आ गया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज। ओके, 2 लाख रुपीज। फिर उसके बाद बोरोइंग, आपने कितने रुपए का बोरो करा है, कितने रुपए का लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट किया है 8% का। तो 10 लाख का 8% इक्वल्स टू 80,000 रुपीज। 10 लाख का 8% इक्वल्स टू 80,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट आप माइनस कर देंगे 80,000 रुपीज, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? आंसर हो जाएगा 2 लाख में से 80,000 गए तो बन गया 1,20,000 रुपए। ये अपन इसको इससे डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूले में डालेंगे 12 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो आंसर हो जाएगा 10 टाइम्स, 10 टाइम्स आंसर है। ये आपका 10 टाइम्स इज द आंसर। हियर वी हैव आंसर विल बी A to the question on the screen। दिख रहा है आपको गाइस? समझ में आया? सिंपल सिंपल बातें करी हमने, बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इतने सिंपल ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, और अगर हम इतनी सिंपल बात समझ पा रहे हैं तो एग्जाम में कोई भी आपको नहीं रोक सकता है सही आंसर तक पहुंचने में। ठीक, द आंसर इज A in here। मैं दे रही हूँ आपको कुछ समय, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं तो आप कमेंट में तो मुझसे बात कर ही सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आप पर्सनली मुझे टैग करके बस आपको क्वेश्चन पूछना है, मैं उसका आंसर आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी, है ना। कल जो सेशन हुआ था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का, वहां पे मैंने आपको बोला था मैं एक चार्ट शेयर करूंगी। आई केप्ट माय वर्ड, मैंने प्रॉमिस अपना निभाया। मैंने वहां पे आपके साथ नोट्स भी शेयर करे और वो चार्ट भी। ऐसी बहुत सारी और चीजें हम उस टेलीग्राम ग्रुप में करते रहेंगे, करते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। ये रहा सिंपल सा स्कैनर, आंसर हियर वाज 10 टाइम्स। ठीक है, आज के सेशन में आपके संकल्प बैच के अंदर हम करने चल रहे हैं यूनिट 9 फ्रॉम योर ABFM।
ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके एग्जाम में। ओके तो बेसिक फंडास जो है न्यूमेरिकल्स के, वो आपकी बुक में आप रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और अगर आपके पास यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन द बैचेस तो वहां पर तो मैं आपके साथ डिटेल में पढ़ाई करनी ही वाली हूँ। आज भी अपन 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं, मेजरली मैक्मिलन कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बट अगेन इट इज कंसेप्चुअल बेस्ड। अगर न्यूमेरिकल का बेस आपको आता है तो ये आप न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे, तो बेस वाले क्वेश्चंस भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए और न्यूमेरिकल भी लेके आई हूँ। सेशन बहुत बड़ा नहीं होगा, अगेन 15-20 मिनट्स का रहने वाला है, बट ये 15-20 मिनट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन बेहतरीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन द स्क्रीन। A capital budgeting technique which does not require the computation of cost of capital, KE के बारे में बात कर रहे हैं, KOC के बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, एक तरीके से हम डिस्काउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ओके फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस इज, मतलब जब हम डिसीजन लेना तो हमें डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है ना, तो वो डिस्काउंटिंग कहाँ नहीं यूज हो रही है, कहाँ यूज नहीं हो रही है, एनपीवी में। एनपीवी में तो हम करते हैं डिस्काउंटिंग, या तो डिस्काउंटिंग यूज होती है, यहाँ बोल रहे हैं कहाँ नहीं होनी है, तो जहां क्रॉस होगा वो दैट विल बी द राइट आंसर। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, यहाँ पे भी डिस्काउंटिंग लगती है। मॉडिफाइड IRR, मॉडिफाइड IRR में मेथड के अंदर भी अपन को लगती है, डिस्काउंटिंग लगती है, ठीक है। पे बैक पीरियड, अब देखो 3 में नहीं लगती तो यहाँ, सॉरी 3 में लगती है, यहाँ नहीं लगती होगी एक्चुअली, यहाँ पर क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज के थ्रू हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाते हैं और उसके थ्रू कंप्यूटेशन करते हैं, तो यहाँ डिस्काउंटिंग नहीं होती है, क्वेश्चन अकॉर्डिंगली हम डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं इस क्यूमुलेटिव कैश फ्लो को यूज करते हुए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों? व्हाट विल बी द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू ऑन द स्क्रीन? It is going to be D, that is the right answer. ठीक है, D will be the right answer to the question on the screen, क्योंकि not पूछा हुआ था तो सही आंसर आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू ऑन द स्क्रीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बेसिक बेसिक बातें हो रही हैं और इन सबसे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और ये चैप्टर जो है खाली यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यूनिट सॉरी मॉड्यूल सी में भी इसका यहाँ से रिलेटेड कंसेप्ट यूज किए जाएंगे, स्पेशली डिस्काउंटिंग के, और मैं बहुत सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल्स कैसे कर सकते हैं, है ना, कैलकुलेटर की ट्रिक्स कैसे यूज कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ सब डिस्कस करने वाली हूँ आने वाली क्लासेस में। आज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि IRR मेथड जो हमारा है, would method would favor project proposals which have heavy cash flows in the early stages of a project। मान लेते हैं ये प्रोजेक्ट 1 है, ये प्रोजेक्ट 2 है और ये प्रोजेक्ट 3 है। यार चलिए एक ही प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, प्रोजेक्ट 1 बात करते हैं। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? ये ऑप्शन बोल रहा है जहाँ पे हेवी कैश इनफ्लोज हैं अर्ली स्टेजेस में, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 50 के है, 60 के है, 70 के है, और फिर धीरे धीरे कम हो गया 40 के, 30 के, तो ये यहाँ पर IRR यूज करना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन 1 था, इसको प्रोजेक्ट 1 की जगह हम यहाँ पे ऑप्शन 1 कर लेते हैं, ऑप्शन 1। फिर ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, जो आपका बी वाला है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कैश फ्लो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, मतलब सब जगह 50 के, लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 के सब जगह, तो आप IRR यूज करेंगे। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, हेवी कैश फ्लो एट द लेटर स्टेज, मतलब स्टार्टिंग में कम है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से लेटर स्टेजेस में ज्यादा है, ठीक है। ये आपका है सी ऑप्शन। डी में तो बोल रहा है कहीं पे भी नहीं होता है, IRR कहीं होता ही नहीं है, IRR यूज तो होता है, तो ये तो एकदम गलत आंसर हो जाएगा।
है ना। तो गाइस कहाँ नहीं होता है, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर नहीं होता है, जहाँ पर लेटर स्टेजेस में बात हो रही है ये नहीं होता है एक्चुअली, जहाँ अर्ली स्टेजेस में होता है दैट इज द राइट आंसर, इसलिए ए विल बी द राइट आंसर। इवनली में भी नहीं होता है, आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी ए टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। समझ में आ रहा है दोस्तों? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? मुझे आप लोग को समझ में आ रहा है? स्क्रीन अच्छे से दिख रही है? मेरे को थोड़ी ब्लर्ड स्क्रीन दिख रही है, लेट मी रिफ्रेश फॉर माई सेल्फ। ओके, गुड टू गो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है? While evaluating capital investment proposal, okay, time value of money is used in which of the following टेक्निक्स? कहाँ पर हम TVM का इस्तेमाल करते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल रही हूँ तो मैं एक तरीके से डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग दोनों ले रही हूँ, डिस्काउंटिंग भी बोल रही हूँ और कंपाउंडिंग भी बोल रही हूँ, है ना। बोल रहे हैं पे बैक पीरियड मेथड, या तो हमने देखा कि होता ही नहीं है डिस्काउंटिंग यूज, यहाँ पे तो हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो यूज करते हैं। यहाँ पे डिस्काउंटिंग तो करते हैं, है ना। हम जब एनपीवी बोलते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे मैं आपको समझा रही थी ऑप्शन, वहां पर हमारे को दिख रहा था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम डिस्काउंटिंग तो करते हैं, और अगर मैं कहूँ कि कंपाउंडिंग भी करते हैं, कंपाउंडिंग भी होती है एनपीवी में पहुंचने के लिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे दे रखा है, कुछ अलग अलग अमाउंट्स दे रखे हैं कैश फ्लो के, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, और रेट दे रखा है 10% के हिसाब से। तो आप क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.10, और वन टाइम फर्स्ट टाइम इक्वल दबाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड टाइम इक्वल दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड टाइम दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, और फिर मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो अमाउंट आएंगे उसको आप टोटल कर देंगे। इस तरीके से एनपीवी निकाला जाता है। तो आंसर एक्चुअली सी का आंसर जो है वो, सॉरी थर्ड का आंसर सी है, क्योंकि ARR में भी फर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्यूमुलेटिव कैश फ्लो से होता है, ARR में भी हम अर्निंग आफ्टर टैक्स यूज करते हैं। ओके, ये आंसर सही नहीं है, आंसर इज सी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। आई होप इट इज क्लियर। ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके हम यूज कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर की शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं, उससे हम आंसर निकाल सकते हैं। टेंशन नहीं लीजिएगा, आने वाली क्लास में जब हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा मैं आपको बताऊंगी और मैं आपको यूज भी करना सिखाऊंगी। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। Depreciation is included as a cost in which of the following techniques? कहाँ पे डेप को आप, मतलब वैसे तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं होता है, बट कहाँ पर यूज किया जाता है? वैसे इन जनरल कॉस्ट नहीं होता है, बट डेप्रिसिएशन को कहाँ पे कॉस्ट की तरह यूज किया जाता है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में, एनपीवी में, या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, तो हम यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम अर्निंग आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड कर लेते हैं। जब हम IRR के बारे में बात कर रहे हैं, जब मैंने बोला क्यूमुलेटिव कैश फ्लो से निकालते हैं, यहाँ पर हम आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एनपीवी में भी करते हैं, सिमिलरली एनपीवी में करते हैं, पीएटी बोलो, ईएटी बोलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो, या अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो, यहाँ पर भी करते हैं। कहाँ पर नहीं, यहाँ पे कॉस्टिंग जैसा ट्रीट किया जाता है, मतलब माइनस करना चाह रहे हैं हम, कॉस्टिंग जैसा ट्रीट करना चाह रहे हैं, मतलब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करना चाह रहे हैं। कहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस होती है? इट इज इन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में ही कैश फ्लो में से डेप अपन माइनस कर लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का ए। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अगर आपने ये चैप्टर बिल्कुल एक बारी भी नहीं देखा है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप रिलेट डेफिनेटली कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न, कोई सवाल, कोई भी दिक्कत किसी को आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
किसी का कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं बेझिझक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक कंपनी मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग अ 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 crore yes of an investment in a project with a 5-year life and no residual value। तो अगर मैं 1 करोड़ को 5 साल से डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास 20 लाख का अमाउंट आ जाएगा, है ना। इफ द टोटल इनकम फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 60 लाख रुपीज, इनकम अपन को क्या दे रखी है 60 lakh rupees and recognition is given to the effect of straight line depreciation on investment, the average rate of return। हमें ARR निकालना है, depreciation basically। अगर मैं ARR बोलती हूँ तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इस 60 लाख में से 20 लाख माइनस करूंगी, जो ये 1 आया है अपन का, क्योंकि 5 years की लाइफ स्पेन से है तो टोटल 60 है, उसमें 20 माइनस करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा 40 लाख रुपीज। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं इस अब हमारे को ARR निकालना है। ARR का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ARR इक्वल्स टू, हमें परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, ये कोई जानता है, चैट बॉक्स में कोई बताएगा मुझे, व्हाट विल बी द फॉर्मूला हेयर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को अपन पैट के साथ, इन्वेस्टमेंट को पैट के साथ डिवाइड कर देते हैं और बेसिकली परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम ARR निकाल लेंगे, है ना। तो ये अपन का 1 है और ये अपन का 2 है। हम क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपन को कितनी दे रखी है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 CR डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन को दे दिया है 40 लाख इंटू 100 करते हैं। मैं इसको नंबर्स में लिखती हूँ ताकि कैलकुलेशन कर पाए। 1 2 1 2 यहाँ करते हैं ऊपर, ओके। एक बार कोई कैलकुलेट करिए मेरे साथ। तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक इट इज गोइंग टू कम टू 25%। एक बार कैलकुलेट करके बताइएगा मुझे। ये 25% आना चाहिए, बट अपन को 25% यहाँ दिख नहीं रहा है, 24% विद राइट आंसर देन। ठीक है, नियरेस्ट ले लेंगे 24% विद राइट आंसर। एंड विद दिस वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन हमने अगर लास्ट सेशन में अटेंड किया था तभी भी आंसर दे देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, हमने पता ही है, सेल्स को वेरिएबल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे कि माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे कि फिक्स कॉस्ट लाएंगे। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है तो कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस होती है तो EBIT आता है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है तो EBT आता है, उसमें से टैक्स माइनस होता है तो EAT आता है, इसको PAT भी बोलते हैं। यस, तो हमारे से कंट्रीब्यूशन पूछा है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। ओके, एंड विद दिस वी कंक्लूड गाइस। मॉड्यूल B शुरू कर दिया था हमने आज के सेशन में। यूनिट 10 हम करने चल रहे हैं, है ना। लास्ट सेशन में हमने यूनिट 9 किया था, यूनिट 10 करने चल रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है ना। मतलब वैसे तो कंसेप्चुअली काफ़ी सारी बातें हैं यहाँ पर, तो जिसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे बन पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन
कंसेप्ट्स, तो उन कंसेप्ट्स को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इन फॉर्म ऑफ MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो गाइज, दिस इज़ योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ। आज हम कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स देखेंगे, बट ये करने से पहले एक करेक्शन करना चाहूँगी मैं। एक करेक्शन, जो क्वेश्चन नंबर 5 था आपके लास्ट सेशन में, हमने 6 क्वेश्चन करे थे लास्ट सेशन में, क्वेश्चन नंबर 5 एक न्यूमेरिकल था। वहाँ पर हमारा आंसर लगभग शायद 25% डाला था और आंसर 24% था, तो एक मैनुअल एरर हो गई थी मेरी तरफ से। क्वेश्चन बोल रहा था कि ओवर अ लाइफ टाइम एक अमाउंट दे रखा था, मैंने उसको 1 ईयर लेकर आंसर कैलकुलेट कर दिया था, जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा था। मैं सही कर रही हूँ उस क्वेश्चन को, पहले उसी को ही चेक कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कंपनी मैनेजमेंट, दिस इज फ्रॉम लास्ट सेशन। ओके, पुराने सेशन से मैं ये आंसर क्वेश्चन लेकर आई हूँ क्योंकि मिस्टेक हो गई थी, उसको करेक्ट करना जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अ कंपनी मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट विद अ पीरियड ऑफ 5 ईयर लाइफ, ठीक है। नो रेसिडुअल वैल्यू द टोटल इनकम, मैंने इसको 1 ईयर की इनकम पढ़ लिया था ये, और ये है टोटल इनकम। टोटल इनकम दे रखी है 60 लाख रुपीज। तो अगर मैं 5 ईयर की प्रोजेक्ट वैल्यू से निकालो तो ये आ जाता है 12 लाख रुपए। इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ओके। अब हमारे को निकालना था स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, रिकग्नाइज किया हुआ है, हमें ARR निकालना है, ठीक है। क्योंकि ARR निकालना है तो क्या हो जाएगा अमाउंट, ये 12 लाख को आप डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ। आपको क्योंकि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, खाली एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो पहले एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे हम। एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1 CR डिवाइडेड बाय 2। जब भी किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो ये हो जाएगा 50 लाख। ये आपका सेकंड आ गया। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है एवरेज पैट। एवरेज ये आपका निकल के आया है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला रहता है ARR का। तो ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा 12 लाख, और इंटू 100 भी करेंगे, परसेंटेज में निकलता है ये। 12 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू 24%। इस तरीके से ये आंसर आना चाहिए था, बट ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी लास्ट सेशन में। ये रहा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर विल बी B, 24%, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। अभी चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड, फॉरेन प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। चलिए, कैपिटल बजटिंग इज डन फॉर, कैपिटल बजटिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मीडियम टर्म के लिए होती है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होती है। देखो, कैपिटल बजटिंग को हम सिनोनिमिकली लॉन्ग टर्म के साथ कर पाते हैं रिलेट, ठीक है। तो आंसर इज लॉन्ग टर्म एंड नॉट मीडियम और शॉर्ट टर्म। द आंसर इज सीन है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन आज हम करने हैं सब कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर मैं रिसेंट ट्रेंड बोलूँ आपका IIBF का, तो जितना न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है उतना ही कंसेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाओगे, और कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन मैकमिलन का है, जिस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट मैक्सिमम 15 मोर मिनट्स में आपके साथ में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाली हूँ। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूनिट 10 एम फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। IRR मेथड वुड फेवर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स विच हैव, जिनके क्या है, हैवी कैश फ्लो इनफ्लोज हैं अर्ली स्टेज पे। आई थिंक वाला क्वेश्चन तो हमने पिछले सेशन में भी किसी एक 9th या 8th में किया था। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, लेटर स्टेजेस पे ज़्यादा, हमने कुछ इस तरीके से किया था। A, B और C ऑप्शन में स्टार्टिंग में ज़्यादा है, फिर कम होता जा रहा है।
ठीक है, फिर इधर अपने सब जगह इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहले कम है फिर बढ़ रहा है, तो आंसर विल बी ए। हमने पहले भी किया, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है, मैकमिलन में ही रिपीटेड है, इसकी वजह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज ए टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अ री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन इन द केस ऑफ IRR टेक्निक अज्यूम्स दैट कैश फ्लो को री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा एट द IRR। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कैश फ्लो को री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो कहाँ करेंगे री इन्वेस्टमेंट? अजम्पशन क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की? IRR के रेट पे, जो IRR है तो IRR के रेट पे ही करेंगे। IRR है तो री इन्वेस्टमेंट IRR के केस पे ही होगा, बाकी किसी में तो होगा नहीं। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का ए ही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जहाँ पे मल्टीपल IRRs हैं। ठीक है, कैश फ्लो इन अर्ली स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट एक्सीड कैश फ्लो ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस, कैश फ्लो रिवर्स देयर साइंस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। एक्चुअली सही आंसर है, जब बहुत सारे IRRs होते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेजेस में यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीपल IRRs जब आ जाते हैं अपन के पास तो आंसर हो जाता है, मतलब आप पॉजिटिव के लिए अलग होता है और इसके लिए अलग होता है, तो आप चेंज कर पाते हैं IRR में, साइंस जो है वो चेंज हो जाते हैं मल्टीपल IRRs में। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट हैविंग कैश फ्लो ऑफ ₹40,000 पर ईयर? तो कैश फ्लो दे रखा है 40K पर ईयर, टाइम दे रखा है आपको 10 years, आपको निकालना है IRR और कॉस्ट दी हुई है 226,009। अब ये 8 से लेके 12 तक, लोअर ये है आपके पास और हायर ये है, ये परसेंटेज दे रखी है। और जब भी हम IRR निकालते हैं तो हम इसे ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालते हैं। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालते हैं। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, तो आप क्या करेंगे, 40K को पहले डिस्काउंट करेंगे 8% के साथ, मतलब 1/1.08 के साथ। ओके, फिर 40K को आप, और ये 10 years के साथ है, फिर ऐसे 12% के साथ करोगे डिस्काउंट। डिस्काउंट करने के बाद दोनों से निकालोगे आंसर, फिर इंटरपोलेटेशन करोगे। फॉर्मूला लगेगा इंटरप्रिटेशन का। फॉर्मूला दिखने में आपको टिपिकल लग सकता है, बट ये फॉर्मूला उतना ही इजी है जितना कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग रहेंगी बातें, उतनी आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लोअर रेट में ऐड करेंगे, लोअर रेट में आप ऐड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट, मतलब ये वाला। ठीक है, कैलकुलेट करोगे जब, और उसमें से माइनस कर दोगे और नीचे लगाओगे, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ LR में से आप माइनस कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ HR। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ HR माइनस कर दोगे और फिर से मल्टीप्लाई करोगे। ये फॉर्मूला यहाँ पे खत्म नहीं होता है, फिर से मल्टीप्लाई करोगे, हायर रेट में से लोअर रेट माइनस कर देंगे। और आई होप आपको इस समझ में आ गया है। 1/1.08 40 के साथ निकालना पड़ेगा, और ऐसे ही 1/1.12 ये लोअर और हायर के साथ निकालना पड़ेगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला लगा के, नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे ना जब, तो सिंपल IRR में क्या होता है, IRR में एक्चुअली होता क्या है,
IRR में अल्टीमेटली हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां नो प्रॉफिट नो लॉस, जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो के इक्वल है। और जब ये आप फॉर्मूले में वैल्यूज डालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आंसर आ जाएगा आपका सिंपली 12%। आंसर विल बी 12%। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। बातें सबको क्लियर है? ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। Converting local currency into foreign currency is done at a prevailing rate which is known as, जब आप local currency को foreign currency में कन्वर्ट करते हो तो किस रेट पे करते हो? जो प्रेजेंट रेट है, करंटली जो रन कर रहा है, जो करंटली रन करता है उसको हम ऑप्शन रेट नहीं बोलते हैं। फ्यूचर, करंटली तो फ्यूचर नहीं है, फॉरवर्ड भी नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्पॉट रेट। और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट पे बेस्ड थियोरिटिकल क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। The abbreviated term CAPM describes the relationship between the risk and the return, or specifically between the systematic risk and return. The returns are always based on, जो returns है वो किस पे बेस्ड है? रिस्क पे तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट क्या टाइम भी इन्वॉल्व होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आ जाता है। तो इस कारण से आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। ठीक है, CAPM में दोनों ही चीज़ इंक्लूड हो जाती हैं, चाहे वो रिस्क हो चाहे रिटर्न हो, सॉरी चाहे वो टाइम हो चाहे वो रिस्क हो। ओके, तो CAPM का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आप में ने रिटर्न फ्री रेट में लेवरेज बीटा निकालेंगे जो आपका रिस्क है, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट रिस्क की प्रीमियम के साथ। ओके, तो ये जगह रिस्क फ्री रेट प्लस लेवरेज्ड बीटा, BL, इसको बीटा इस तरीके से लिखते हैं, इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम, इसको RM माइनस RF कर देंगे। RM बोले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट, और RF बोले तो मार्केट, इन दोनों में से मतलब इसमें से ये माइनस कर देंगे, रिस्क फ्री में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट में से रिस्क फ्री रिटर्न माइनस कर देंगे, RM माइनस RF कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा मार्केट रिस्क प्रीमियम। और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। इस फॉर्मूला को दोस्तों आपको घोल के पी लेना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल B में है, मॉड्यूल C में भी है इसके बारे में बातें। तो ये जो हम लास्ट 3 दिन से मॉड्यूल यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10 और कल जो करने वाले हैं यूनिट 11, ये चारों ही यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मॉड्यूल B में तो है ही, मॉड्यूल C में भी आपको देखने को मिलने वाला है ये टॉपिक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम संकल्प बैच में आपके अपने JIB CIB वाला पर यूनिट 11 शुरू करने चल रहे हैं आज के सेशन में, फ्रॉम योर मॉड्यूल B, है ना। लास्ट सेशन में मॉड्यूल B का हमने यूनिट 10 किया था। आज हम एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है ना। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। यस, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम टुडे। और आज हम यूनिट 11 कंप्लीट करते हैं। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ। लेट्स गेट गोइंग विदाउट एनी फर्दर अडूज विद क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोचेस, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, सी अप्रोच क्या है? गारंटीड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। हाँ, यही होता है, दिस इज हाउ इट इज, ये डेफिनेशन है, दिस इज करेक्ट, सही आंसर है ये। फिर भी पढ़ लेते हैं बाकी ऑप्शन। रिटर्न्स दैट इज एक्सपेक्टेड ओवर द लाइफ टाइम ऑफ अ प्रोजेक्ट, जो लाइफ टाइम से आता है वो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, उसी को तो हम ROI बोलते हैं ना। ओके, आई एम नॉट टू राइट, अ मोमेंट प्लीज। टेक चेक। ठीक है, फिर अपन क्या है इक्वलेंट टू NPV, तो IRR होता है इससे। तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट डिसीजन एनालिसिस भी, ये सही बात नहीं है। सर्टेन इक्विवेलेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये गारंटीड रिटर्न है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट
आफ्टर एडजस्टिंग फॉर सर्टेन इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, इसलिए आंसर है ए टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है गाइज, यहाँ ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी काफ़ी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिनेरियो एनालिसिस इज कंसिडर्ड विद सिनेरियो, खराब से खराब, वर्स्ट सिनेरियो में, ठीक है जी। बेस केस मतलब जिसको आप पैरामीटर जैसे ले रहे हैं, ओके जी। बेस्ट सिनेरियो में ओके है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिनेरियो एनालिसिस कहाँ पे लगेगा? सभी सही है, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे कंसिडर करेंगे? इन सारी सिनेरियोस में कंसिडर करेंगे। ओके, अब सेंसिटिविटी एनालिसिस पे चलते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग बिकॉज, क्यों है डिसीजन मेकिंग में? क्योंकि प्रोबेबिलिटीज बताता है जो कि एसोसिएट होती है हर एक आउटकम से। तो ये तो हम डिसीजन ट्री में देखते हैं दोस्तों, और आपसे सेंसिटिविटी एनालिसिस पूछ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं है। फिर क्या बोल रहा है? इट टेल्स द यूजर हाउ मच क्रिटिकल ईच इनपुट इज फॉर आउटपुट वैल्यू। एक्चुअली यही आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी द राइट आंसर। यही होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस, बताता है कि एक यूजर को कि कितना क्रिटिकल है हर एक इनपुट जो डल रहा है या आउटपुट वैल्यू निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? इट अलाउज टू कैलकुलेट द प्रोबेबल रिजल्ट अंडर डिफरेंट सिनेरियोज। ये तो हमने पीछे सिनेरियो एनालिसिस देखा, पीछे वाला क्वेश्चन सिनेरियो एनालिसिस ही था। बेस्ट केस, वर्स्ट केस, बेस केस। द रिजल्ट ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस आर रिलायबल, ये बात सही है बट उतनी भी नहीं है। आई थिंक दिस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये बात सही है, डी पॉइंट इज करेक्ट बट मोर करेक्ट विल बी बी टू द आंसर ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। व्हेन द रिस्क इज हाई, जब रिस्क ज्यादा है, द कैश फ्लो अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, कैश फ्लो कैसा रहेगा? ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न जो कैश फ्लो का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है वो कम रहेगा, ठीक है। और अगर उल्टा हो जाता, अगर रिस्क कम होता, ऐसे रिस्क कम होता, आपका जो बीटा कम होता, तो यहाँ पर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट जो है वो ज़्यादा हो जाता। क्वेश्चन पूछा है रिस्क क्योंकि हाई है, तो यहाँ पे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट लोअर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन मैकमिलन से लिया हुआ है, जिस वजह से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्वेश्चन समझना, कंसेप्ट को लेना, और उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल भी बनते हैं तो फिर उसे सॉल्व करना, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू ऑन द स्क्रीन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। रिस्क अराइजेस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे कि मार्केट रिस्क, कंपेटिटिव रिस्क, नहीं सॉरी कंपटीशन रिस्क, इंटरनेशनल रिस्क, या ऑल ऑफ द अबव। रिस्क तो कहीं से भी आ सकती है, मार्केट से भी आ सकती है, आपकी कॉम्पिटिटर से भी आ सकती है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज से भी आ सकती है, ऑर्गेनाइजेशन से भी आ सकती है। इसलिए आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रोजेक्ट शॉर्टर पे बैक पीरियड? इसका पे बैक पीरियड शॉर्टर है, उसके लिए क्या सही रहेगा? द प्रोजेक्ट विल हैव मोर एनपीवी, लेस एनपीवी, ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिस्क या लेसर अमाउंट ऑफ रिस्क। जब शॉर्टर पीरियड है तो रिस्क कम रहेगी ना, पैसे जल्दी आ जाएंगे तो रिस्क कम है। जितना ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड है पैसा, रिस्क उतना ज़्यादा है, जैसे इक्विटी में होता है, क्योंकि रिस्क सबसे ज़्यादा वहाँ होता है, इसलिए इश्क भी सबसे ज़्यादा वहाँ होता है। जहाँ पर पीरियड कम है वहीं शॉर्ट मतलब जो पे बैक पीरियड है वो कम है, वहाँ पर रिस्क भी सबसे ज़्यादा कम रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू ऑन द स्क्रीन। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। The word capital budgeting is for new projects generally. बात सही है कि नहीं है? कैपिटल बजटिंग बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है, ये बात तो 100% है। इसको हमने शायद लास्ट सेशन में किया था, है ना। नए प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होती है जी, ये बात भी सही है, और यहाँ से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 1 लाइन क्वेश्चन और के लिए ट्रू और फॉल्स आपको सही आंसर, मतलब आपको प्लस या माइनस तो नहीं, प्लस मार्क्स या 0 मार्क्स दे सकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है. द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर मूवमेंट, sorry, future movement of certain variables can move either way, that puts all our present estimates in the project investment to a jeopardy. Sensitivity analysis में ये तो हो सकता है. The variables and important components of capital budget are cost, revenue and net profit. Variables और components, सही बात है, ये सही है. Sensitivity analysis aims to assess the impact of changes in each of those important variables on the projection or the estimate. जो हमने estimate किया है, जो project किया है, जो भी variables है जिसको हम sensitivity के साथ एनालाइज कर रहे हैं, उन सबका इम्पैक्ट रहता है. इसलिए आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 8, आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. और कहीं ना कहीं मैंने सेंसिटिविटी एनालिसिस को पूरा कवर करने की कोशिश करी है इस क्वेश्चन के थ्रू. ठीक, आइए 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं. आई थिंक दिस वन इज द लास्ट वन. लेट्स सी. This method is an extension of or step forward compared to sensitivity analysis, where only one variable was changed at a time. ये कौन सा मेथड है जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल अपन ने चेंज किया है, एक टाइम पर, एक समय पर सिर्फ एक वेरिएबल चेंज कर रहे हैं. तो ये सिनेरियो एनालिसिस है, सेंसिटिव एनालिसिस, दोनों ही है. एक्चुअली सिनेरियो एनालिसिस में सिर्फ एक ही कंसीडर किया जाता है. सेंसिटिविटी में तो सभी ले रहे हैं ना अपन साइमल्टेनियसली, और मल्टीपल फैक्टर्स भी ले रहे हैं. एंड विद दिस, लाइक आई सेड, 9th क्वेश्चन विल बी द लास्ट क्वेश्चन. इसी के साथ हमारा यूनिट 11 भी हो जाता है खत्म. आज मॉड्यूल बी कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां हम आज डिसीजन मेकिंग बोले तो आपका यूनिट 12 करने जा रहे हैं, और इसी के साथ आपका मॉड्यूल बी हो जाएगा डन. 6/6 क्लास है मॉड्यूल बी भी. अपन के पास 6 चैप्टर्स है. ऐसे ही कल से मॉड्यूल सी करेंगे, वहाँ पर भी अपन के पास 6 ही चैप्टर्स हैं. मॉड्यूल डी में एक चैप्टर ज़्यादा है, वहाँ 7 चैप्टर है. इन टोटल अपन के पास 25 यूनिट्स हैं आपके ABFM सब्जेक्ट में. और आज के सेशन में हम यूनिट 12 करने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक जी. आई थिंक टाइटल में कुछ डिस्क्रिपेंसी है. 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं कंफर्म कर लेती हूँ. अ मोमेंट, ओके गाइज, अ मोमेंट. चेक कर लिया जाए. 6/6 होना चाहिए था आज. यस, आई थिंक टाइटल नीड्स टू बी करेक्टेड. मैं करेक्ट करवा लूँगी, टेंशन नहीं लीजिएगा. अभी हम आगे बढ़ते हैं. ओके, डिसीजन मेकिंग से MCQs करने वाले हैं. ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉस्ट ड्राइवर इज. एक कॉस्ट ड्राइवर कौन है? ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर कौन है? कॉस्ट ड्राइवर एक आइटम है, एन आइटम ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मतलब जहाँ खाली प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं, वो कॉस्ट ड्राइवर है. ठीक है. अ कॉमन कॉस्ट विच इज शेयर्ड ओवर कॉस्ट सेंटर्स. जो भी कॉस्ट सेंटर ज़्यादा खर्चे होते हैं, उनमें जो कॉमन कॉस्ट है वो कॉस्ट ड्राइवर है. ठीक है. कोई भी कॉस्ट जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, वो कॉस्ट ड्राइवर है. या फिर कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिससे कॉस्ट जनरेट होती है. वो कॉस्ट कैसे भी जनरेट हो सकती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल वो लेबर से जनरेट हो रही है, ठीक है, या वो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हो रही है, ठीक है, या फिर वो रेंट से जनरेट हो रही है, किसी से भी जनरेट हो सकती है. तो आंसर करेक्ट अपन का फर्स्ट का डी ही है. डी इज द राइट आंसर. बट आप समझे कैसे बोल रही हूं मैं? हाउ एम आई टेलिंग यू इट इज कॉस्ट ड्राइवर. क्या है? परफेक्ट है जी, परफेक्ट है जी. ये भी फाइन हुआ, ये हमें कंफर्मेशन मिल गया. दिस इज ग्रेट. अभी मुझे बताइए, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न, कोई सवाल? आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अल्टीमेटली कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है कि पैसा
खर्चा हुआ क्यों, कॉस्ट जनरेशन हुआ क्यों, क्यों कॉस्ट क्यों जनरेट हुई, कॉस्ट क्यों जनरेट हुई। Am I clear? Answer question number 1. Sorry. Answer is D. Let's go to question number 2. Activity based costing, A, B, C. Costs are accumulated by activity using cost drivers, cost objects, cost pools या cost benefit analysis. देखिए ए बी सी में हम बेसिकली प्रायोरिटी बेस्ड कॉस्टिंग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन के पास 3 सेग्रीगेशन है, ए बी सी। क्या क्या है, ए बी एंड सी। क्या ये ए बी सी, आइए इसको देखेंगे। जब क्वांटिटी ज्यादा होती है दोस्तों, बट जो वैल्यू है वो कम मिलती है, सॉरी इट इज वाइस वर्सा। जब क्वांटिटी कम है और वैल्यू ज्यादा है, जब क्वांटिटी कम है और वैल्यू ज़्यादा है तो वो ए में आ जाएगा। जब क्वांटिटी ज़्यादा है और वैल्यू कम है, जो वैल्यू मिल रही है वो कम है, तो वो सी में आ जाएगा। और जब क्वांटिटी और वैल्यू और इक्वल है ना, तो वो बी में आ जाएगा। ये इससे क्या हो रहा है, हम पूल कर रहे हैं अपने सारी कॉस्ट। इस कारणवश आंसर क्या है, कॉस्ट ड्राइवर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है और बेनिफिट एनालिसिस भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 द आंसर इज सी। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पहला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट था, मैकमिलन से लिया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और ऐसे ही ए बी सी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैं और क्वेश्चंस भी आपके पास आज के सेशन में लेकर आई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा या कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, किसके रिगार्डिंग दोस्तों, कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, गुड क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस आर जनरली कंसीडर्ड एज क्राइटेरिया फॉर डिसीजन ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स। सही बात है कि हमें बाहर से, मतलब ये अपन की इंडिया रही, ये इंडिया रहा। हाँ, हम बोल रहे हैं इंडिया से बाहर, इंडिया के बाहर से सामान ना मंगाने की जगह हम अंदर ही बनाएं, वो डिपेंड करेगा क्वालिटी अगर अच्छी है ना, और प्राइसेस अगर कम है। सही बात है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इफ द प्रोडक्ट इज फॉर मास कंजम्पशन द प्राइस एंड डिमांड इलास्टिसिटी इज नॉर्मली टू हाई। अगर मैं इसको आपके IEIFS जो आपने PPB में इकोनॉमिक्स वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा उससे रिलेट करती हूँ, तो मैं बोल रही हूँ अगर मैं चाहती हूँ ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ दोस्तों, ठीक है, तो मुझे अगर मैं प्राइजेस कम रखूँगी तभी डिमांड ज़्यादा होएगी। सही बात है कि नहीं? मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक, अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा हो तो भी रिसेंट सीजन में नहीं, रिसेंट फर्स्ट सीजन में केरला चिप्स करके एक वो आया था, FMCG चिप्स करके एक बेंगलुरु से, केरला से देयर वाज अ स्टार्टअप फाउंडर हु केम, ठीक है। उन्होंने जब पिच किया
तो शाक अमन गुप्ता वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने बोला कि क्या आप प्राइसेस कम कर सकते हो, अपनी कॉस्टिंग जो 70 रुपए के आपके चिप्स के पैकेट है उसे कम कर सकते हो, तो हम ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे। तो वो कम पैसों वाले 30-40 रुपीज़ वाले चिप्स के पैकेट लेकर आ पाए। ऐसे ही आप कुछ ड्रिंक्स देखो, बेवरेजेस देखो, अगर मैं कोक के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ 10 रुपये का भी मिलता है, फ्रूटी के बारे में बात करती हूँ यहाँ 10 रुपये का भी मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं कुछ डिफरेंट कंपनीज के बारे में चल जाऊँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कंपनी, आई एम जस्ट टेलिंग यू विद आर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अगर कोई बेवरेज है जो बहुत कॉस्टिंग हाई है, अभी रिसेंट टाइम में अगर मैं रिसेंट पास में बात करूँ तो एक बेवरेज कंपनी है जो उन्होंने अपने छोटे सैशेज लेकर आए पीने के लिए, सैशेज, यस यू हर्ड मी राइट। अगर आप उस कंपनी का नाम जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो इसलिए सस्ते में लेकर आए ताकि ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके। ठीक है, आई होप आई हैव गिवन यू करेक्ट एग्जाम्पल्स के साथ रेलेवेंस एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे मैं किस बेवरेज कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, रेलेवेंट कॉस्ट इज, ये भी सही बात है, दिस इज करेक्ट। अब ऑल ऑफ द अबव ही सही होना चाहिए तो ये भी सही होना चाहिए, बट पढ़ लेते हैं। Relevant cost is not fixed or one-time concept, but a concept relevant at a given time for a given situation. देखो समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रेलेवेंट कॉस्ट एक सेपरेट क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बट ये समझिए, हो सकता है कॉस्टिंग जो है वो आपके बिजनेस के लिए डिफरेंट रोल प्ले करती है और मेरे बिजनेस के लिए डिफरेंट रोल प्ले करती हो, और ये भी हो सकता है कि मेरे ही बिजनेस के लिए आज जैसी सिचुएशन में वो कॉस्टिंग है वैसी कल ना हो। तो ये बात भी एकदम सही है। Yes or no? Am I clear, guys? Are we able to understand? समझ में आ रहा है जी? तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन नंबर 3। Let's go to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूड होता है या क्या इंक्लूड होता है। जैसे ही मैंने क्या क्या बोला, आपका दिमाग ऑल ऑफ द अबव पे ऑलरेडी जा चुका है। ध्यान से गाइस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट, कि खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोलो तो हमने लेबर पे देखा था, हमने रेंट पे देखा था, है ना, हमने इलेक्ट्रिसिटी पे देखा था, कॉस्टिंग हो रही थी। ये तो सही बात है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर ईच एक्टिविटी एंड कंप्यूटेशन ऑफ एलोकेशन पर एक्टिविटी। अगर लेबर के बारे में बोले तो पर आवर या पर डे जो भी कॉस्टिंग है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोले तो कहाँ कहाँ स्विचेस लगे हुए हैं, है ना। रेंट में तो पर मंथ चला जाएगा। ऐसे आपके और कॉस्ट हो सकता है, कोई ओवरहेड हो सकता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, कोई भी कॉस्टिंग हो सकती है। वो आप पर कॉस्टिंग निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। इससे आपको पता चलेगा कि एक यूनिट में, मतलब एक कॉस्ट सेंटर पे कितने हम कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्टिंग क्या होने वाली है। तो हम यहाँ पे एलोकेट कर पा रहे हैं ओवरऑल हेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट सर्विसेज बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज। ये कम होगा तो ये कॉस्टिंग कम हो जाएगी, ये ज़्यादा होगा तो ये कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इस कारण से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सही बात है। प्रश्न, सवाल, ऑल दोज हु आर देयर विद मी लाइव इन द सेशन कैन आस्क मी योर डाउट्स इफ यू हैव एनी। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिप्ले देख रहे होंगे तो आप कमेंट में भी मुझसे बात कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दिशा मैम करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप उस प्लेटफॉर्म को, उस फोरम को यूज़ कर पाए मेरे से बातचीत करने के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मेरे को मिलते हैं और मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ तो मैं उस प्लेटफॉर्म पर कर पाऊँगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? यही आंसर है, ठीक है, बट हो सकता है एग्जाम में इस भी लगा दिया जाए, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एक्टिविटी एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर एक्टिविटी ABM के बारे में बात करते हैं तो कितनी आपने एक्टिविटीज़ करी हैं और उसका परफॉर्मेंस कैसा है, दोनों चीज़ इन्वॉल्व होती है। सही बात है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सर्व्स एज अ मेजर सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन फॉर एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। तो ABC जो है एक इन्फो की तरह एक्ट करती है फॉर ABM, विच ऑल्सो इज ट्रू। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, इस कारण से 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, एंड आंसर विल बी B इन हियर। दोनों में से कोई भी फॉल्स नहीं है दोस्तों। ठीक,
question number 5 for you on the screen. Let's go to question number 6. जब मैं डिसीजन मेकिंग के बारे में बात कर रही हूँ, one of the other ways is to classify the cost according to whether they are relevant or not to a particular decision. This concept is called, कोई चीज़ relevant है या नहीं है, वो खर्चा मेरे लिए और आपके लिए अलग हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग हो सकता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट स्टिल हम आगे वाली लाइन पढ़ेंगे ताकि हम एक सही आंसर तक 100% पहुँच सकें. एंड इज वैलिड एंड एप्लीकेबल फॉर नॉट ओनली वाइल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट की पैसे कहाँ डालने चाहिए, बट ऑल्सो वाइल रनिंग अ बिजनेस ऑन द प्रीमाइसेस. द डिसीजन मेकिंग इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस एंड कॉस्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. हम चाहेंगे कि हमारा खर्चा कम से कम हो और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो. हर बिजनेस यही चाहता है ना. इसी को बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट. ना तो संक कॉस्ट, ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ना ही ऑल ऑफ द. संक कॉस्ट क्या है? मैंने पैसे डाल दिए, मान लेते मैंने बिजनेस शुरू करने में 1 लाख रुपए डाल दिए, अब वो चले गए भाई, अब हम आगे के बारे में बात करेंगे. ठीक है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मान लेते हैं मैं एक किसी चीज़ में पैसे डालती हूँ. जैसे मान लेते हैं मैंने बिजनेस चालू किया अपनी जॉब छोड़ के. मैं जॉब से 40 लाख रुपए कमाती थी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, पर साल आना. अभी 40 लाख रुपीज़ छोड़ के मैंने बिजनेस शुरू किया और यहाँ से जो भी कमा रही होंगी, बट यहाँ पर जो मेरी कॉस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, मतलब इसको त्याग के मैंने ये लिया, तो मेरे 40 लाख रुपये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी. ठीक. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. मैंने समझा दिया और बाकी पॉइंट्स भी समझा दिया. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से एक क्वेश्चन और है, आइए वो भी देखेंगे. ओके. व्हेन यू कंसीव अ प्रोजेक्ट, आपने बिजनेस चालू किया, यू हैड एन ऑल्टरनेट यूज अवेलेबल, मतलब इन पैसों को यहाँ डालने की जगह आप यहाँ भी डाल सकते थे, ये ऑप्शन था आपके पास अवेलेबल. ओके. और वॉज इन माइंड विच कुड हैव गिवन यू सम एक्स रिटर्न. यहाँ से कुछ पैसे आ सकते थे आपके, जैसे मैंने आपको 40 लाख वाला एग्जाम्पल दिया. When you use this resource for another project, you will lose this opportunity. आपने जो पैसे हैं यहाँ डाल दिए, यहाँ नहीं डाले, तो ये पैसे आपके पास अब नहीं आएंगे. तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो लॉस्ट इनकम है, इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे. Am I clear to everybody? तो चले गए, वापस नहीं आने वाले, वो होता है संक कॉस्ट. ओके. तो ये पूरा आपको रेलेवेंट कॉस्ट के बारे में और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग दे रखी है, इसको आपको रीड करना है. आपके पास जब नोट्स आएंगे, ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा. चलिए क्वेश्चन देखेंगे. आपको बताना है कि क्या कंपनी को मैन्युफैक्चर करना चाहिए या फिर आउटसोर्स कंटिन्यू करना चाहिए. ठीक है. हम जहाँ से हमारा खर्चा कम आ रहा होगा हम तो वो कर लेंगे, सिंपल बात. चलिए क्वेश्चन देखेंगे. ABC एक बिजनेस है जो कि ऑटो पार्ट्स बनाता है. ठीक है. सम ऑफ विच रिक्वायर्स वेरी प्रिसाइज पीस ऑफ मशीनरी. ठीक है. मतलब ऐसी ही मशीनरी चाहिए तभी सामान बनेगा, अलग अलग पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है. जब वो परचेज करते हैं सप्लायर से, तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट है 5 रुपये. हाउएवर द आइडेंटिकल कॉम्पोनेंट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी देमसेल्व्स. खुद भी बना सकते हैं. वो तभी पूछ रहे हैं खुद बनाना चाहिए, बाहर से ही लेते रहना चाहिए. ओके. कंपनी को टोटल 50,000 यूनिट की जरूरत पड़ती है, 50 के. तो ये कितना हो जाएगा? 25. 25 लाख हो जाएगा, ये 2.5 लाख हो जाएगा. गाइस व्हाट विल बी द राइट आंसर? मल्टीप्लाई कीजिएगा. खैर चलिए, अब आपको बोल रखा है कि फॉलोइंग कॉस्ट है. डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 2 लाख रुपए है. 25, आई थिंक ये 2,50,000 होएगा. यस. ओके. द फॉलोइंग आर द कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी व्हेन द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इंटरनली. जब अंदर अपने आप खर्चा करते हैं. वैसे ये हुआ जब मैं आउटसोर्स कर रही हूँ. ठीक है. ये खर्चा तब हुआ जब मैं आउटसोर्स कर रही हूँ. जब मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो मैं खर्चा देख लेती हूँ. ठीक है. डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है 2 रुपये पर यूनिट और अपन के पास 50,000 यूनिट है. तो ये जगह आपका 1 लाख रुपये खर्चा. ठीक है. ये आपका डायरेक्ट मटेरियल. फिर है डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर में 4 रुपये पर यूनिट है. 4 लाख इंटू 50,000 इक्वल्स टू 2 लाख यूनिट, 2 लाख रुपीज़ लग गए. फिर ओवर हेड कॉस्ट दे रखी है आपको 1 रुपये की, 50,000 के हिसाब से हो गया 50,000 रुपीज़.
फिर स्पेशल टूल्स खरीदने पड़ेंगे, स्पेशल टूल्स लेने पड़ेंगे जिसकी कॉस्टिंग है 40,000 रुपीज़ की। तो 40,000 रुपये ऐसे कैसे आ जाएंगे? कैलकुलेट करते हैं। 3 लाख, 3.5 लाख, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो गई, और 3,90,000, 3,90,000। ये 2,90,000 कैसे आ रहा है इनका? 4 रुपीज़ है डायरेक्ट लेबर, इन्होंने 4 की जगह 2 ले रखा है। क्वेश्चन में 4 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली 3,90,000। 3,90,000 रुपये लगता है अगर वो खुद बनाते हैं, ठीक है, अगर वो मैन्युफैक्चर करते हैं। और अगर आउटसोर्स करते हैं तो 2,50,000 रुपये लग रहे हैं। तो ऑफकोर्स आप ये लेंगे। सही बात है या नहीं? या तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, इसे 4 की जगह 2 कर देती हूँ, तो वो वापस वहीं पहुँच जाएंगे क्वेश्चन में जो आंसर यहाँ दे रखा था। ठीक है ना, हम वहीं पहुँच जाएंगे जो क्वेश्चन में हमको दे रखा है। यहाँ पे 2 कर देती हूँ मैं इसे। तो आप आउटसोर्स करेंगे, मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में मैंने 2 कर दिया इसे। ओके, एंड विद दिस गाइज वी आर डन, खत्म। ये चैप्टर में मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं, है ना। आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, कोई क्वेश्चन आएगा मेरे से आप कमेंट में पूछेंगे, और आपसे नेक्स्ट सेशन मिलेंगे मॉड्यूल सी के साथ। अभी लेते हैं आपसे अलविदा। I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CM Disha Dua, signing off for today. Bye-bye.